हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ। एनपीओ में बेटा अभी तक हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इसके सभी के सभी क्वेश्चन जो हमने टीएस ग्रेवाल के कर लिए। देखो, अभी तक मोटे तौर पर हम लोगों ने क्या क्या समझा, एक बार जल्दी से उसको रिव्यू करेंगे क्योंकि अगले टॉपिक को करने से पहले हमें इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने अभी तक ये समझा था कि जो हमारा एक अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक की तरह काम करता है, राइट। हमारी डेबिट साइड पर सारी रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड पर सारी पेमेंट आती है। और किस किस तरह की रिसिप्ट्स आती है हमें, हमने यहां पर ये समझा था कि इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसी तरह से पेमेंट साइड में रिवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स ये हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं बेटा अपने पिछले वीडियो के अंदर, राइट। तो जब भी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाएंगे तो हर तरह की रिसिप्ट, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, और पेमेंट साइड में चाहे वो रिवेन्यू की पेमेंट हो चाहे वो कैपिटल की पेमेंट हो, वो सब कुछ लेना है मुझे। तो ये तो हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। इसके बाद आता है बेटा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा। जैसे कि आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था बेटा, उसी तरह से अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के बदले में हम क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप टेक्निकल पॉइंट से देखें तो ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बस हमने उसका नाम चेंज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो एनपीओस होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस पर काम नहीं करती बेटा, उनका प्रॉफिट अर्निंग मोटो नहीं होता। इस वजह से हम लोग प्रॉफिट का नाम नहीं लेते अपने इन अकाउंट्स के अंदर, हम उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अदरवाइज इसकी भी वर्किंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की होती है। यहां पर डेबिट साइड पर हमारे सारे एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड पर आती हैं, और अल्टीमेटली हम इसका बैलेंस निकालते हैं, जिसमें अगर इनकम ज्यादा होती है तो हमें फायदा होता है और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं तो हमें नुकसान होता है, जो कि इनकम साइड पर दिखाई देता है, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से ये काम करता है। अब इसमें आएगा क्या? देखिए, हमने तीन ही तरह की चीजों को बनाना है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार होता है। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो आइटम्स हैं बेटा, उसमें से रिवेन्यू नेचर की जो पेमेंट्स होंगी बेटा, देखिए रिवेन्यू पेमेंट्स वो मेरी क्या है? एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएंगी। इसी तरह से जितनी भी मेरे पास रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स होंगी वो मुझे इनकम साइड पर लेनी है, यानी क्रेडिट साइड पर लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं बेटा, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स मेरी कहां आ रही है? ये इनकम साइड पर आ रही है। इसी तरह से ये जो रिवेन्यू पेमेंट्स है बेटा, वो मेरी एक्सपेंडिचर साइड पर आ रही है। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, लेकिन कैपिटल नेचर की नहीं करनी बेटा। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की पेमेंट्स और रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स को लेकर के आना है। जितनी भी रिवेन्यू नेचर की पेमेंट्स होंगी वो हमारे एक्सपेंडिचर्स में आएंगी। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट जितनी भी होंगी वो हमारी इनकम होती है, क्योंकि यहां पर आपको पैसा मिल रहा है बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जब मैं इनको बैलेंसिंग करूंगा बेटा, यहां पर मेरे पास सारी रिवेन्यू पेमेंट्स और यहां पर सारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स आ गई। जब हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे, जब आप इसका टोटल करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल लेजर अकाउंट को आप टोटल करते हैं, तो आपके पास एक बैलेंस आएगा बेटा यहां पर, राइट। ये जो बैलेंस होगा वो क्या होता है? टेक्निकली अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ध्यान में रख करके बात करूं, तो ये मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, है राइट। लेकिन क्योंकि एनपीओस उसको प्रॉफिट नहीं मानती, हम उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम उसका नाम चेंज कर करके क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे सरप्लस। तो यहां पर जितना भी प्रॉफिट होगा, अब उसको प्रॉफिट ना बोल करके हम लोग क्या बोला करेंगे बेटा? सरप्लस बोला करेंगे। तो पहली तो ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर सरप्लस बोला जाएगा जितना भी हमारे पास गेन होगा या प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ यहां पर अगर बैलेंस आ जाता है, अगर बैलेंस इस तरफ आ जाता है, तो वो लॉस नहीं माना जाएगा बेटा, वो क्या माना जाएगा?
वो माना जाएगा डेफिसिट, वो माना जाएगा डेफिसिट, राइट। तो यहां पर या तो डेफिसिट होगा या फिर सरप्लस होगा, कोई एक चीज होगी इन दोनों में से। यस, अगर प्रॉफिट वाली साइड आ रही है बेटा बैलेंस, प्रॉफिट आ रहा है बैलेंस के रूप में, तो वो हमारा सरप्लस कहलाएगा, लेकिन अगर लॉस दिखाई दे रहा तो यानी वो डेफिसिट होगा। आपको यहां पर नेम चेंज कर देना है, बाकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी प्रॉफिट एंड लॉस वाली ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की भी, राइट। चलिए अभी हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में आगे जाकर के डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। अब बात करते हैं जरा बैलेंस शीट की। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल वही है जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में भी सीखा था, राइट। तो वैसे ही हमारी बैलेंस शीट बन रही है, यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में भी यूज किया है बेटा। तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेकिन यहां पर जो बैलेंस शीट में आइटम्स आने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं बेटा। आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन होना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर, वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट में होना है। मोटे तौर पर अगर मैं पहले यहां पर आपको बता दूं, तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं बेटा, ये लाइबिलिटीज कहां से आती हैं? देखो लाइबिलिटी यहां पर देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से आपने रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दी, लेकिन अब जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगी उसको आप लोग कहां पर भेज देंगे? उनको आप बैलेंस शीट में भेज देंगे, ठीक है। तो अब लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटीज में यहां पर हमारे पास जितना भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स है बेटा, वो हमारी लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगी, और जितना भी कैपिटल नेचर की पेमेंट्स होंगी, जितनी भी पेमेंट्स होंगी कैपिटल नेचर की, वो हमारे एसेट साइड में आ जाएंगी, और ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी। अब देखो यहां पर कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर लाइबिलिटी रिसिप्ट समझ में नहीं आ रहा, एसेट और पेमेंट का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं एक बैंक लोन का बेटा, बैंक लोन ना, व्हाट इज बैंक लोन? ये जो बैंक लोन मैंने बैंक से लिया, तो मेरे पास पेमेंट आई या गई? आप खुद सोचो, आपको यहां पर पैसा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी सर, रिसीव हो रहा है, क्योंकि बैंक से मैंने लोन लिया तो मेरे बैंक अकाउंट में उसने पैसा डाल दिया, तो वो जो पैसा है वो मेरी रिसीव है। लेकिन दूसरी तरफ वो बैंक लोन मेरे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसीप्ट्स आती हैं आपके पास, जितना भी पैसा आप कैपिटल नेचर का रिसीव करते हो बेटा, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, किसी से भी आ रहा हो, चाहे वो मेंबर से आ रहा है, कैपिटल नेचर का है अगर, जैसे कि लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है, चाहे बैंक से आप लोन ले रहे हो, चाहे कोई एक स्पेसिफिक फंड आ रहा है, वो सब के सब हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और वो बैलेंस शीट में दिखाई देंगी। जबकि कैपिटल पेमेंट की बात करें, मान के चलें आपने एक बिल्डिंग खरीदी बेटा, आपने बिल्डिंग खरीदी, और तो बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने क्या किया? आपने बिल्डिंग की पेमेंट दी, राइट। आपने बिल्डिंग की पेमेंट दी, ये जो बिल्डिंग की पेमेंट आपने करी वो कैपिटल नेचर की पेमेंट है बेटा, कैपिटल नेचर की पेमेंट है। तो जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हो कैपिटल नेचर की, उससे क्या हो रहा है? आपका एक एसेट बन रहा है, इस केस में बिल्डिंग बना, राइट। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बना, कैपिटल नेचर की पेमेंट हो गई। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को कहां कहां पर प्लेस करना है। अब यहां से अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करूं, तो कैपिटल रिसिप्ट्स मेरी ट्रांसफर हो जाएंगी लाइबिलिटीज के अंदर, जबकि ये जो भी कैपिटल पेमेंट्स होंगी वो मेरी ट्रांसफर कहां हो रही है बेटा? एसेट साइड में, बैलेंस शीट के अंदर, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट की आइटम्स होंगी उन सबको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, जो कि उसका सेकंड एस्पेक्ट होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट पे हमारी अकाउंटिंग होती है। तो पहला एस्पेक्ट तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां पर आ गया हमारे पास ये एंट्री, और सेकंड एस्पेक्ट में आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में उसको एंटर कर दिया बेटा, राइट। तो आपको ये क्लासिफिकेशन आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैंने आज इसको यहां पर क्यों बताया? आज तो हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग करने वाले थे, तो सर इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या लॉजिक है? चलिए अब पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों बताया था। चलिए देखते हैं पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। तो बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं पहले इस टाइटल की, तो अकाउंटिंग तो आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग अकाउंटिंग करने वाले, लेकिन इसमें फंड बेस्ड क्या है? देखिए जब हम लोग एनपीओस की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स होते हैं। ये जितने भी फंड्स होते हैं हम उन हर एक फंड को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और उसकी अकाउंटिंग करते हैं। इस वजह से इस टॉपिक को
फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोला गया। इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको पहले बैलेंस शीट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तभी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो चलो बैलेंस शीट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझ सकें। देखो बेटा, बैलेंस शीट जब आपने 11th क्लास में सीखी थी सबसे पहले, तब उसमें आपने क्या किया था, उसमें सबसे पहले आपने यहां पर कैपिटल बोला था, राइट। यहां पर आपने कैपिटल अकाउंट लिखते थे आप। सबसे पहला आपका जो लायबिलिटी साइड पर आइटम आता था वो कैपिटल आता था। यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही है बेटा, लेकिन यहां पर अब नाम चेंज हो गया। मैं इसको कैपिटल अकाउंट ना बोल करके क्या बोलूंगा बेटा, कैपिटल फंड बोला करूंगा, राइट। जो भी कैपिटल फंड होगा मेरा, ये कैपिटल फंड का अमाउंट मेरा यहां आ जाएगा, राइट। इस कैपिटल फंड को और क्या बुला सकते हैं बेटा, और अब हम इसको बुला सकते हैं जनरल फंड। इसको हम लोग जनरल फंड भी बुला सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा नाम और भी है बेटा, कॉर्पस, कॉर्पस, कॉर्पस फंड, राइट। तो यहां पर अब चाहे मैं इसको कॉर्पस फंड बोल दूं, चाहे मैं जनरल फंड बोल दूं, चाहे मैं इसको कैपिटल फंड बोल दूं, बात एक ही है। ये वही कैपिटल है बेटा जो कि आपने 11th क्लास में समझा था, उसी कैपिटल को मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं, बस उसके नाम अब थोड़े से चेंज हो गए हैं, राइट। पहली बात तो ये समझ में आई हमें। इसके बाद हम लोग क्या करते थे कैपिटल फंड में, हम लोग कैपिटल फंड में सर ऐड करते थे, अपने कैपिटल में ऐड करते थे क्या, नेट प्रॉफिट को, राइट। नेट प्रॉफिट ऐड करते थे आप। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सरप्लस होता है बेटा यहां पर। तो इसलिए अब इस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा जितना भी आपके पास सरप्लस आ रहा होगा, और ये सरप्लस कहां से कैलकुलेट होकर के आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आएगा। तो वो सरप्लस मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अगर डेफिसिट होगा तो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। यहां पर ऐड ना कर करके मैं डेफिसिट को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैं अभी सरप्लस मान करके चल रहा हूं, लेकिन अगर डेफिसिट होता तो मैं उसको लेस कर देता कैपिटल फंड में से। अब इसके अलावा और क्या आने वाला है, इसके अलावा बेटा एक आइटम और आता है यहां पर, उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। और क्या ऐड होगा, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा वेट कराऊंगा, इसको हम लोग समझेंगे कि यहां पर क्या आने वाला है। अब ये बात तो हमें ये समझ में आ गई कि जब मैं इन तीनों का टोटल करूंगा तो वो टोटल मेरा कैपिटल का बैलेंस बन करके आ जाएगा यहां पर। तो ये बात वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने पहले भी बैलेंस शीट्स में करा है बेटा, ठीक है। अब देखें, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये तो होगी बात एक जनरल फंड, कैपिटल फंड की। ये पैसा अब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जैसा चाहूं वैसा यूज कर सकता हूं बेटा, राइट। इसीलिए इसको हम लोग जनरल फंड भी बोल सकते हैं। जनरली जैसा भी यूज करना पड़ेगा मुझे, मैं कर लूंगा। अब यहां पर एनपीओस में हमारे पास कुछ और भी तरह के फंड होते हैं जिसको हम लोग स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। अगर आप याद करेंगे तो मैं आपको अपने फर्स्ट सेशन में इसको डिटेल में बता चुका हूं कि हमारे पास दो तरह की डोनेशंस आती हैं, एक स्पेसिफिक डोनेशन आती है और एक नॉन स्पेसिफिक डोनेशन आती है बेटा। तो यहां पर जो भी स्पेसिफिक डोनेशन होती है बेटा, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बिल्डिंग फंड, हमने क्या बोला, बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड क्या हुआ बेटा, बिल्डिंग फंड का मतलब होता है वो फंड जो कि मुझे बिल्डिंग के लिए मिला है। आपके पास कोई एक डोनर आया डोनेशन करने के लिए और उसने बोला कि ये लो जी मेरी तरफ से 20 लाख रुपया और उसको बिल्डिंग में यूज करें, आप बिल्डिंग का डेवलपमेंट में यूज करें, ठीक है, बिल्डिंग बना लें उससे। एक और पर्सन आया, उसने बोला जी ये लो, ये मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, ये भी आप बिल्डिंग के फंड में डाल दो, आप बिल्डिंग बनाओ इससे। तो वहां पर अब क्या हो रहा है, मेरे पास वो जो फंड आ रहा है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए आ रहा है। किस काम के लिए वो पैसा दे रहे हैं मुझे, वो मुझे बिल्डिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो मेरा बिल्डिंग फंड हो गया। अब मैं उस पैसे को और कहीं यूज नहीं कर सकता बेटा, वो मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, वो मुझे बिल्डिंग में यूज करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग के नाम पर मुझे पैसा मिला है, इसलिए उसको स्पेसिफिक फंड बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो मेरी एक लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जा रहा है, वो लायबिलिटी साइड पर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग के नाम पर जो आपको पैसा रिसीव हो गया, अब आपके सिर पर एक बोझ आ गया। आपके पास जब तक वो पैसा है तब तक आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको उस पैसे को यूज करना है और बिल्डिंग बनानी है। जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक वो आपकी एक लायबिलिटी बन के रहेगा बेटा, ठीक है। इसलिए बिल्डिंग फंड को लायबिलिटी साइड पर लिखा मैंने। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया बेटा ओपनिंग बैलेंस। यहां पर मेरे पास एक ओपनिंग बैलेंस आ गया। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं 10 लाख रुपीस, मान के चलते हैं मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है इसका 10 लाख रुपए, एक वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। अब क्या होगा, यहां पे मेरा साल स्टार्ट हुआ और मेरे पास पहले से बिल्डिंग फंड कितना था, 10 लाख रुपए था। डोनेशन वोनेशन से इकट्ठा करके मैंने कहीं से किया होगा पैसा इकट्ठा, राइट। तो ये 10 लाख रुपीस मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। अब
इसी दौरान इस साल में क्या हुआ, मेरे पास और भी स्पेसिफिक डोनेशन आ गई। तो यहां पर आ गई बिल्डिंग की डोनेशंस। बिल्डिंग के नाम पर मुझे कुछ और डोनेशंस मिल गई, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख रुपए की डोनेशंस मुझे यहां मिली बेटा, जो कि मैंने क्या कर दी, अपने इस फंड में ऐड कर दी। मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख रुपीस था, मुझे 5 लाख रुपीस का डोनेशन और किसी ने दे दिया बिल्डिंग के नाम पर, तो वो उस फंड में ही ऐड हो जाएगा, राइट। मेरे बिल्डिंग फंड में वो पैसा ऐड हो गया। अब देखो, अब मुझे इस पैसे का करना क्या है। हमारा एक प्रोजेक्ट है बेटा, हमें एक बिल्डिंग बनानी है, राइट। मैं यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान के चलो बेटा, हमारा एक पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है बिल्डिंग का, और मुझे ये इतने सारे फ्लोर्स बनाने हैं उस बिल्डिंग के अंदर। ये एक पूरी बिल्डिंग बन करके तैयार होनी है हमारी, इस तरह से करके, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। अब ये पूरी बड़ी बिल्डिंग है, मान के चलते एक हॉस्पिटल है, ठीक है। उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हम लोग एक नॉर्मल सा घर भी बनाते हैं तो 1 साल लग जाता है बेटा, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है हॉस्पिटल की, तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें। 5-6 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा पीरियड लगेगा मुझे इस बिल्डिंग को बनाने में। 5 से 6 साल अगर कम से कम मान को चलो इसमें लगते हैं, इसका मतलब तब तक मुझे इस बिल्डिंग फंड को मेंटेन करके रखना है जब तक मेरी ये बिल्डिंग नहीं बन जाती। अभी मेरे पास कितना पैसा है, अभी मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपीस इकट्ठा हुआ। 10 लाख रुपए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, 5 लाख रुपए मेरे पास और बिल्डिंग फंड का आ गया। अब मैंने इस साल अगर इसका काम शुरू किया बेटा, तो मैंने क्या प्लान किया, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मैंने इस साल इस बिल्डिंग का काम शुरू किया और मुझे इस बिल्डिंग में बनाना शुरू करा, और मेरे पास कुछ इतना काम बन करके तैयार हुआ, सिर्फ इतना ही काम बन करके तैयार हो पाया इस साल में। और मुझे मालूम था, ये मुझे एस्टिमेटेड था कि मैं इस साल बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शुरुआत बहुत स्लो होती है बेटा किसी भी काम को करने की, ठीक है। तो बिल्डिंग में एकदम से बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो पाया, अभी मेरा काम थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ, जो मुझे पहले से पता था। मुझे मालूम था कि मैं इस साल में मुश्किल से 4 या 5 लाख रुपए ही खर्च कर पाऊंगा अभी बिल्डिंग में, बाकी का पैसा मेरा खर्च नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ 15 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका था, मैंने इसमें से 10 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी बेटा बाहर, एक किसके नाम की, बिल्डिंग के नाम की। बिल्डिंग फंड के पैसे को मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। कितने पैसे को, मान के चलो 10 लाख रुपीस को। ये क्यों डाल दिया, देखो अभी ये मेरा पैसा कहां पड़ा हुआ था, अभी ये मेरा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था। बैंक अकाउंट में नॉर्मली ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलता बेटा हमें, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उस फंड को बैंक से निकाला और एक इन्वेस्टमेंट खरीद ली जिसमें मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और मुझे मालूम है कि मुझे इस साल में भी इस 10 लाख रुपए को यूज नहीं करना, तो जब मुझे यूज करना होगा मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा वापस ला सकता हूं। इसलिए मैंने अभी के लिए उसको इन्वेस्ट करके रख दिया, और वो मेरा एक एसेट बन गया बेटा। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके एसेट साइड में आती है, इसलिए मैंने इसको एसेट साइड में डाल दिया, राइट। तो ये पैसा अब मेरा बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा, बल्कि कहां पड़ा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना, 10 लाख रुपए। जबकि 5 लाख रुपए कहां पड़ा है, वो अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में, वो मेरे बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा होगा, राइट। चलिए, तो ये तो एक बात समझ में आ गई कि मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब क्योंकि मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करी है, तो मुझे इसका रिटर्न भी मिलेगा, राइट, इसका मुझे फायदा भी मिलेगा। तो वो भी मेरा, जब भी मेरे पास कोई भी पैसा मैं इस बिल्डिंग फंड के अमाउंट से कमाऊंगा बेटा, वो मेरा उस बिल्डिंग फंड में ही आकर के ऐड हो जाएगा। मतलब यहां पर मैंने कमाया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बिल्डिंग के फंड से की थी, ठीक है। उससे मेरे पास 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा। ये जो 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, नॉर्मली आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो वो हमारी इनकम होती है। अगर मैं उसको इनकम मानूंगा तब तो फिर मेरी यहां पर आनी चाहिए थी, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेरी नॉर्मली यहां पर आती है बेटा। लेकिन इस केस में वो यहां पर नहीं जाएगी, इस केस में मेरी बैलेंस शीट में रहेगी। वो क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड से आई हुई इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। तो जो भी इसकी इन्वेस्टमेंट से मैं अर्न करूंगा वो मैं बिल्डिंग फंड में ऐड करूंगा, ना कि अपने इनकम में ऐड कर सकता हूं बेटा। अब ये पैसा यहीं पर ऐड होगा, इसको मैं इनकम में नहीं लेकर के जा सकता। हां, अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की होती, मैंने एक कैपिटल अमाउंट में से कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया होता, तो उससे जो इंटरेस्ट आता वो मेरी इनकम होती। लेकिन क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक फंड के पैसे को यूज कर करके इन्वेस्ट किया और उससे मेरे पास इंटरेस्ट आया, वो मेरा उसी फंड में ऐड होगा जिस फंड के पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया था, वो मेरी इनकम यहीं पर ऐड हो जाएगी। आगे बात समझ में, राइट। ये बात क्लियर है बेटा। चलिए, एक बात तो यहां पर मैंने ये क्लियर करी। इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या होता है।
अब आपने बिल्डिंग का काम शुरू किया और इस बिल्डिंग के काम को करने में आपके कुछ एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस कितने आ गए? मान के चलते हैं 4 लाख रुपीस। आपने इस साल में 4 लाख रुपए खर्च कर दिए बेटा इस फंड में से, और खर्च कर करके कहां गए? आपने ये छोटी सी बिल्डिंग बना ली, ये थोड़ा बहुत काम हो गया इसका, अब कुछ कुछ तो काम होगा, ठीक है, कम से कम स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 लाख रुपए आपने खर्च करे, क्या आपके इस फंड में से कम होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे इसको यहां से लेस कर देना है। ये 4 लाख रुपए मेरे इस टोटल फंड में से लेस हो गए क्योंकि खर्च कर दिए मैंने। और इसको खर्च करने से मुझे क्या मिला? इसको खर्च करने से मेरे पास ये एक एसेट आ गया बेटा। ये जितना भी बिल्डिंग का काम हुआ है, चाहे जितना भी काम हुआ है, वो हुआ तो है ना? इतना इतना तो मेरा एसेट बन गया, नहीं बन गया? ये तो मैं एसेट मान सकता हूं ना कि अब तो मेरे पास इतना एसेट आ गया। तो क्योंकि ये मेरे पास एसेट आ गया, तो इसको मैं अपने एसेट साइड पर डाल दूंगा कि मेरे पास जी अब बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। क्योंकि अब ये बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा कि अभी इस बिल्डिंग का काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, कितने की बिल्डिंग बन चुकी है अभी तक? जी अभी तक हमारे पास 4 लाख रुपीस इस पे खर्च हुआ था, यानी इस बिल्डिंग का वर्थ अभी 4 लाख रुपीस का है। तो ये 4 लाख रुपीस का एक एसेट मेरे पास आ गया जो कि WIP है अभी, जिस पर अभी काम चल रहा है बेटा। एक बात समझ में आई आपको? अब ध्यान से सुनो। क्योंकि मैंने यहां से 4 लाख रुपए इस फंड में से लेस कर दिया है, राइट, क्योंकि मैंने इस फंड में से ये 4 लाख रुपए लेस कर दिया और उसके बदले में एक एसेट बन रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एक्सपेंस वाले अमाउंट को, जितना पैसा मैंने इस बिल्डिंग फंड में से हटा दिया, उसको उसको मुझे यहां से उठाना है और ट्रांसफर कर देना है बेटा अपने कैपिटल फंड के अंदर। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। जितना भी पैसा, अब यहां पर मेरा कितना अमाउंट था? 4 लाख। तो यहां पर ये 4 लाख रुपए मेरा ट्रांसफर हो गया किसमें? कैपिटल फंड में। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अब जरा एक बार ध्यान से समझना इस बात को। जब भी हम किसी फंड को बनाते हैं बेटा, ये स्पेसिफिक फंड होता है। अगर उस स्पेसिफिक फंड से कोई एसेट बनता है, राइट, देखो हमारा पर्पस क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ लो। पहले हमने ये फंड क्यों बनाया था? हमने फंड ये इसलिए बनाया था क्योंकि हमारा पर्पस था बिल्डिंग को बनाने का। हमें बहुत सारे लोगों ने डोनेशंस दी, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया कि आप बिल्डिंग बना लो जी, ठीक है। अब जब तक मैं बिल्डिंग नहीं बना लेता, तब तक वो पैसा किसका है? मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, तब तक वो पैसा मेरे लिए क्या है? वो पैसा मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, राइट। अब इस लाइबिलिटी वाले अमाउंट को कब मैं इसको लाइबिलिटी से हटा पाऊंगा बेटा? जब मैं अपना पर्पस पूरा कर लूंगा। जब तक आप बिल्डिंग नहीं बनाते तब तक आपके पास लाइबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब वो जो लाइबिलिटी कम होनी शुरू हुई, तो यहां पर मैंने लेस करा और वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? वो अब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, मेरे कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो गया पैसा। आप इनिशियली इसको कैपिटल फंड नहीं मान सकते क्योंकि आपने उस पर्पस को अभी तक पूरा नहीं किया है जिस काम के लिए पैसा मिला है, लेकिन जैसे ही आपका वो पर्पस पूरा हुआ, वो अमाउंट शिफ्ट हो गया कैपिटल फंड में। आगे बात समझ में? अब क्यों कैपिटल फंड में हुआ? क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक एसेट है। आपको बैलेंस शीट का पूरे रूल्स मालूम है कि अगर आपका कोई एसेट आ रहा है तो मतलब एक कैपिटल बढ़ेगा। आपका 4 लाख रुपए का एसेट आया तो आपका 4 लाख रुपए का कैपिटल बढ़ भी तो गया, तो वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए यहां पर इसको बढ़ाया और बिल्डिंग फंड से कम कर दिया क्योंकि यहां से फंड मेरा खर्च हो चुका है। तो बिल्डिंग फंड की लायबिलिटी खत्म होकर के मेरे कैपिटल में ट्रांसफर हो गई। यही होता है बेटा, जब भी मेरे पास किसी एसेट के लिए कोई फंड आता है तो वो धीरे धीरे करके कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना होता है मुझे। जब तक मैं इसको पूरा ट्रांसफर नहीं कर लेता तब तक मेरे ऊपर एक ये लायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। जितना जितना पैसा अब अगले साल में और कुछ काम करूंगा और खर्चा होगा, वो और फंड मेरा यहां से उठ करके कैपिटल फंड में आ जाएगा। जिस दिन मेरा ये पूरा का पूरा फंड खत्म होकर के कैपिटल में आ जाएगा, यानी मेरी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी, तो अब मेरा ये फंड खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ कैपिटल और एसेट रह जाएगा। यही होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, राइट। यही होती है बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब मुझे उस पर्टिकुलर फंड के हिसाब से काम करना है। अब देखो आगे क्या होता है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो होगी हमारी एक बात। अब हमारे पास इस बिल्डिंग फंड में कितना पैसा बचा हुआ है? अब मेरे पास अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास अब बचा हुआ है बेटा 11,50,000 रुपीज, राइट। अब मेरे पास कितना पैसा बच गया?
11,50,000 रुपीज़ बच गया। मेरे पास टोटल था 15 लाख। 15 लाख के बाद 50,000 रुपये मेरे पास इन्वेस्टमेंट आया, 15,50,000 रुपीज़ हो गया। उसमें से मैंने 4 लाख रुपीज़ खर्च कर दिया, बचा कितना? 11,50,000 रुपीज़ बच गया। ये मेरा अब बिल्डिंग के फंड का बैलेंस है बेटा। ठीक है, एक काम तो ये हुआ। अब एक और एग्जांपल देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल होगा। अब एक डिफरेंट एग्जांपल को समझते हैं, देखो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर मैंने क्या बनाया, मान के चलो मैंने बनाया एक मैच फंड। मैच फंड, नाउ व्हाट इज मैच फंड बेटा? मैच फंड एक एक्स्ट्रा का फंड है जो कि हमें पैसा मिला है, हमने एक फंड बनाया है, किस काम के लिए? मैचेस को कराने के लिए। ये नॉर्मली क्या होता है, जब क्लब्स होते हैं उन क्लब्स के लिए होता है। ठीक है, तो क्लब क्या करते हैं, जो एकेडमिक क्लब होते हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, मेजरली स्पोर्ट्स क्लब क्या करते हैं, मैचेस को करवाते हैं। और मैचेस को कराने के लिए उनके पास कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है बेटा, चाहे वो डोनेशंस के रूप में हो, चाहे मेंबर्स की तरफ से आए, चाहे कहीं से भी आए। तो वो फंडिंग जो आ रही है, वो मेरी फंडिंग क्यों आ रही है? ताकि मैं उसके लिए मैच करा सकूं। मैंने यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन खोला है, किसके लिए खोला हुआ है? उन लोगों के लिए खोला है जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो एक अच्छा टैलेंट है लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब ये ऑर्गेनाइजेशन उनको हेल्प कर रही है ग्रो करने में। वो ग्रो कैसे करेंगे? जब तक उनको मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। तो मैच खेलने के लिए जो फंड चाहिए, मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कराने के लिए जो फंड चाहिए, ये उस फंड के लिए हमने एक यहां पर मैच फंड बना दिया। ठीक है, अब इसका भी एक ओपनिंग बैलेंस होगा। यहां पर भी मेरे पास कुछ पिछले साल का पैसा पड़ा हुआ था, तो वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। मान लेते हैं 50,000 रुपीज था मेरे पास ओपनिंग बैलेंस के रूप में। अब इस साल क्या हुआ? इस साल मेरे पास एडिशन आ गया, और क्या आ गया? डोनेशंस आ गई। तो यहां पर लिखा मैंने मैच फंड की डोनेशंस आई बेटा, राइट। और कितनी डोनेशन आ गई जी? 1 लाख रुपए की डोनेशन आ गई मेरे पास। इस साल मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ मैच फंड का, जो कि डोनेशंस के रूप में आया मेरे पास। तो ये मेरी कौन सी डोनेशन हुई? ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि ये डोनेशन किसके नाम पर आई है? मैच फंड के हिसाब से आई है, मैच के लिए आई है। तो वो मेरी इस मैच फंड में ऐड हो जाएगी, राइट। तो ये मेरे पास आ गया फंड। अब मेरे पास टोटल है 1,50,000। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से भी कुछ पैसा जाकर के इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो मैंने लिखा यहां पर मैच फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। मैंने एक और नई इन्वेस्टमेंट ली। अब इस बार कौन से पैसों से ली है? मैच फंड के पैसों से लिया है। और ये 70,000 रुपीज जब मैंने यहां पर इन्वेस्ट कर दिए, तो ये मेरी एसेट में आ गए बेटा। ये इन्वेस्टमेंट आ गई मेरे पास, एक एसेट बन गया, राइट। लेकिन अभी ये पैसा खर्च नहीं हुआ, सिर्फ बैंक से ट्रांसफर हो गया है इन्वेस्टमेंट में। ये कभी भी वापस आ सकता है मेरे पास, जब मैं कुछ जरूरत होगी ये वापस मेरे पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट बेच करके। ठीक है, तो ये मेरे पास एसेट है, ये भी खर्च नहीं हुआ है। अब क्या हुआ यहां पर? अब मैंने मैच कराना है बेटा, अब मुझे मैच कराना है। ठीक है, इस बीच में आपके पास जितना भी आपके पास इन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आएंगे, वो आप यहां पर डाल देंगे। मान के चलते हैं मेरे पास आया इंटरेस्ट ऑन मैच इन्वेस्टमेंट। जो मैच फंड की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपके पास 7,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। तो जितना भी आपने इस इन्वेस्टमेंट पर अर्न किया बेटा, वो कहां डालेंगे? वो पैसा किसको मिलेगा? वो पैसा इस फंड में ऐड हो जाएगा। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो इस फंड का पैसा था, उस फंड ने कमाया है, तो उस फंड में ही चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखो। अब हमने मैच कराया, जब आप मैच कराएंगे तो आपको क्या होगा? आप उसकी टिकट्स भी बेचेंगे, ताकि ऑडियंस आएगी तो वो टिकट खरीदेगी। तो यहां पर मेरे पास कुछ रिसीव हुआ, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब आपने टिकट्स बेची, मैच करा रहे हैं, और उस टिकट से आपके पास 23,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इकट्ठा हो गया। 23,000 रुपए की आपकी टिकट्स बिक गई। तो वो जो टिकट से पैसा आया, वो भी क्योंकि मैच कराने की टिकट बेची है आपने, तो जितना भी पैसा मैच से रिलेटेड आप कलेक्ट करेंगे, चाहे किसी भी तरह से करें, वो मैच फंड में ही ऐड हो जाएगा। तो ये भी मेरा यहां पर ऐड हो गया बेटा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे। अब मैच हुआ, तो मैंने यहां पर कुछ एक्सपेंस किया, तो जो वो मेरा लेस हो जाएगा, राइट, वो मेरा लेस हो जाएगा। मान के चलते हैं कि यहां पर इस पूरे के पूरे मैच को कराने में जो हमारा मैच एक्सपेंसेस हुए बेटा, मैच को कराने के जो एक्सपेंसेस हुए, फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपीज का खर्चा आ गया। 1,20,000 रुपए मेरा खर्च हुआ किसमें? मैच को कराने में। तो ये 1,20,000 रुपए का क्या हुआ?
मेरे इस फंड में से कम हो जाएगा, मेरे फंड में से कम हो गया बेटा ये। तो आप मुझे बताओ जरा कितना फंड आपके पास बच गया। अगर आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये हो गया 30 और 80, 1,80,000 रुपीज़ था आपके पास। 1,80,000 में से 1,20,000 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब आपके पास अभी भी 60,000 रुपीज़ आपके मैच फंड में पड़ा हुआ है बेटा। मैच करा लिया आपने, अभी भी अगले बार के मैच के लिए अब हमारे पास 60,000 रुपीज़ बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, हमने जब यहां पर बिल्डिंग फंड में एक्सपेंस किया था तो उसको ट्रांसफर करा था कहां पर बेटा, कैपिटल फंड के अंदर। लेकिन यहां पर ये जो मैच फंड का एक्सपेंस हुआ इसको मैं कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करूंगा बेटा। रीजन समझो, रीजन समझो। मैं इस एक्सपेंस को क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकता कैपिटल फंड में, क्योंकि ये जितना भी पैसा मैंने खर्च किया इससे मुझे कुछ मिला नहीं, इससे कोई एसेट नहीं बना। बिल्डिंग में जो खर्चा किया था उससे मेरा एक एसेट बना था। यहां पर ये मेरे पास एक बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी, एसेट बना था। क्योंकि यहां पर एक एसेट बना था इसलिए मेरा कैपिटल बढ़ा था। लेकिन यहां पर ये पैसा खर्च हो चुका है, इससे कोई एसेट नहीं बना, इसलिए इसको मैं कैपिटल में नहीं लेकर जाऊंगा। ये मेरा पैसा चला गया, ये खर्च हो गया बेटा। ठीक है, इसके बदले में मुझे कुछ मिला नहीं है, तो बस इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको कैपिटल में नहीं लेके जाएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों तरह के फंड्स का डिफरेंस समझ में आ गया। ये बहुत जरूरी है समझना बेटा। देखो, बिल्डिंग फंड में जितना भी एक्सपेंसेस करते हैं या कोई भी ऐसा फंड जो कि एसेट बना रहा है हमारा, उस एसेट के एक्सपेंसेस को आपको कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड का एक्सपेंस होता है जिससे कोई एसेट नहीं बन रहा तो वो हमारा खत्म हो जाता है, इसलिए उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर नहीं करते। ये मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया आपके लिए। चलिए, तो यहां पर बात समझ में आ गई। एक छोटा सा और चेंज करके दिखाता हूं अब आपको। यहां पर देखो, एक छोटी सी बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो समझनी जरूरी है। यहां पर मान के चलिए हमारे पास एक मैच फंड था, इस मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपीज रखा, मैच फंड में डोनेशन आ गई 1,00,000 रुपए की, बिल्कुल ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 7,000 रुपीज का इंटरेस्ट आया, ठीक है, ऐड हो गया हमारा इसमें। रिसिप्ट हुई हमारे पास 23,000 रुपीज की, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट बन गया बेटा। अब हमारे पास टोटल मैच फंड यहां तक कितना था, हमारे पास ये टोटल मैच फंड था 1,80,000 रुपीज का, ठीक है, 1,80,000 रुपीज का। मान लेते हैं अब मैंने मैच कराया और इस बार जो मेरे एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं इसको काट रहा हूं, मैं अभी के लिए इसको काट रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने काटा, ठीक है। मान के चलते हैं इस बार मेरा जो मैच पर खर्चा आया वो कितना आया, मेरे पास मैच का एक्सपेंस हुआ बेटा 2,00,000 रुपए का। 2,00,000 रुपीज के मेरे एक्सपेंसेस हो गए मैच को कराने के। अब जरा गौर करें आप, आपके पास कितना है, आपके पास मैच फंड कितना है बेटा, आपके पास आपके पास इस फंड में 1,80,000 रुपीज ही अवेलेबल है, जबकि आपका इस मैच को कराने में खर्चा कितना आ गया, 2,00,000 रुपीज। तो क्या आप 1,80,000 जो 1,80,000 रुपीज है आपके पास, उसमें से 2,00,000 रुपीज खर्च कर सकते हैं? जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास जितना पैसा है मैं सिर्फ उतना ही खर्च कर सकता हूं, उससे ज्यादा कैसे खर्च कर सकता हूं। तो इसलिए इस मैच फंड के एक्सपेंसेस को यहां पर आप कितना डिडक्ट कर सकते हैं, 1,80,000 रुपीज ही डिडक्ट करेंगे। और इसके बाद जो आपका फंड बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा बेटा। आगे बात समझ में, ये नील हो गया, ठीक। अब क्योंकि ये नील हो चुका है, अब यहां पर इस फंड में से तो कुछ बचा नहीं, जबकि आपने एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने किए थे, 2,00,000 रुपीज के। वो जो 20,000 रुपीज आपके एक्स्ट्रा लगे हैं बेटा, वो 20,000 रुपीज अब यहां पर ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस में दिखाई देंगे। तो अब यहां पर अब लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस, और ये मैच एक्सपेंसेस कितने हुए आपके, 20,000 रुपीज के मैच एक्सपेंसेस हुए। ये खर्चा अब ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। अभी तक का जितना भी फंड था ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो बाहर वालों ने दिया था मैच को कराने के लिए, वो सारा खर्च हो गया, और उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च किया वो हमें खुद डालना पड़ेगा। जो भी खर्चा ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉकेट से करेगी वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाई देगा। ये मैच एक्सपेंसेस हमने 20,000 रुपए ऑर्गेनाइजेशन के पॉकेट से निकाले हैं, इसलिए इसको यहां पर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। बाकी के 1,80,000 रुपीज हमारे पास मैच फंड अवेलेबल था, हमने उसमें से खर्च कर दिए बेटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको।
राइट। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मेरा पैसा बचता है तो मैं उसको इनकम नहीं मान सकता, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो किसी और का दिया हुआ पैसा, तो वो मुझे रिटेन करना पड़ेगा फंड में। लेकिन अगर खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा, और वो फिर आपके एक्सपेंसेस में शो करेगा कि आपने 20,000 रुपए खर्च किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैच एक्सपेंसेस के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें ऐसी हैं जो कि बहुत जरूरी है समझनी। इससे पहले कि हम लोग उन क्वेश्चंस को करें जो कि हमारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हैं, हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है अच्छे से समझ लेना। आई होप आपको बहुत सारी चीजें अब इसमें से क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से ये फंड्स मैनेज होते हैं। तो यहां पर आपने 3 तरह के फंड्स की बात करी बेटा, अपनी फंड बेस्ड की अकाउंटिंग के अंदर हमने 3 तरह के फंड्स की बात करी है अभी, जिसमें कैपिटल फंड जो कि एक जनरल फंड होता है, कॉर्पस फंड होता है, बिल्डिंग फंड जो कि एक एसेट से रिलेटेड फंड है, और एक मैच फंड की बात करी जिसको हम लोग खर्च कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं फंड्स के, लेकिन मोरलेस या तो वो एसेट से रिलेटेड फंड होंगे या फिर कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो कि खर्च हो जाते हैं, तो वो मैच फंड की तरह चले, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, राइट। तो उस तरह के जितने भी फंड्स होंगे वो मेरे यहां पर आ जाएंगे। और बिल्डिंग फंड हो गया या फिर पेविलियन का फंड हो गया, तो पेविलियन बना रहे हैं तो वो भी एक एसेट बन रहा है, ठीक है, तो उसका फंड हमारा एसेट फंड माना जाएगा, और वो पेविलियन बनेगा तो हमारा एक एसेट बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये पूरी फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझना है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में तो हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के टीएस ग्रेवाल के सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर ट्राई करेंगे। तब तक एक बार आप इसको बहुत अच्छे से एक बार फिर से समझ लेना, सो दैट जब आप वो क्वेश्चन करें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।